सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये है अपने केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी संग्राम का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 4। तो लास्ट में अपन क्या पढ़े थे? लास्ट में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे, और हाफ लाइफ के बारे में भी पढ़े थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट हम लोग जो कंसंट्रेशन की वजह से हम लोग देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे अफेक्ट करता है, इस बार हम लोग देखेंगे कैसे टेम्परेचर की वजह से कैसे करता है, कैटलिस्ट की वजह से कैसे करता है, और हम लोग कॉलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो एनसीईआरटी का जो समरी वाला पॉइंट होता है उससे भी काफी बार क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन उठ करके आ सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ समरी में दिया होता है, तो हम लोग समरी को भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक ये है। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। एग्जांपल दे रखी है अपनी को एनसीईआरटी N2O5 का। N2O5 का डिकम्पोजिशन अगर हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस में करवाएंगे, ठीक है, तो जो हाफ लाइफ होता है यानी कि रिएक्टेंट आधा होने का जो टाइम होता है वो 12 मिनट लेता है। ठीक है, वही अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस में करवाएंगे यानी कि टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर घटा रहे तो टाइम बढ़ जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है ना भाई। रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। और वही हम लोग और कम कर दिए, टेम्परेचर 0 डिग्री पे ले गए, तो अपना 10 दिन लग रहा है। मतलब देखो कितना ज्यादा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या दे रखी है एनसीईआरटी की? जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का मिक्सचर निकालते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट जितना ज्यादा टेम्परेचर रहा ना उतना जल्दी डिकलराइज हो जाएगा। ठीक है, उतना जल्दी क्या होगा? डिकलराइज हो जाएगा जितना ज्यादा टेम्परेचर रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या अपना एनसीईआरटी बोलती है? नेक्स्ट थिंग अपना जो एनसीईआरटी बोलती है कि केमिकल रिएक्शन अगर देखा जाए, अगर हम लोग जो ऑब्जर्व किए है वो क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर जो है 10 डिग्री बढ़ाते हैं ना, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं, तो उसमें जो रेट कॉन्स्टेंट है वो लगभग लगभग दुगना हो जाता है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपना चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में केस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली बराबर क्या होता है? के A⁻0 यानी कि के बराबर होता है। ठीक है, और वही अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में केस में देखा जाए तो क्या होता है? के A⁻1 होता है। ठीक है, तो अगर अपना यहाँ पे अगर के अगर अपना बढ़ेगा, अगर के अपना बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ेगा ना भाई मेरे। के अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो वही चीज है कि यहाँ पे अगर रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है तो कहीं ना कहीं रेट रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक पार्ट? इसी चीज को इक्वेशन के थ्रू बताया किसने? आर्हेनियस साहब ने बताया, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे। ठीक है, एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने इसको जस्टिफाई किया। ठीक है, इक्वेशन की मदद से। वो इक्वेशन क्या था? के बराबर A e⁻−E/RT, जहाँ पे के क्या है? अपना रेट कांस्टेंट है। ए क्या है? ए है आर्हेनियस फैक्टर, और इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। या तो आर्हेनियस फैक्टर बोल सकता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकता है, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी हो सकता है। तो ये तीनों नाम आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में या तो आरएनएस फैक्टर दिया हो सकता है, या तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया हो सकता है, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी दिया हो सकता है। ठीक है, अब माइनस जो ईए दिखा रहा है इसमें से, जो ईए है ना, ईए क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और आर जो है वो क्या है? गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी तो टेम्परेचर ही है। ठीक है, तो ये चीज अपना है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाऊं एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या होता है। तो एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा, और यहाँ पे ग्राफ भी दे रखा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो एग्जांपल क्या है कि लेट से आपका जो सर है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे एकदम आज मेरा मूड किया कि भाई अब मुझे जाना है, मुझे जाकर के बंगला लेना है, एकदम आलीशान बंगला होना चाहिए भाई, एकदम पूरा मस्त एकदम होना चाहिए, व्यू होना चाहिए, पूरा गार्डन वार्डन होना चाहिए। ठीक है, मैं मार्केट गया, मैं बताया कि भाई मुझे ऐसा सा बंगला चाहिए, छोटा मोटा नहीं चाहिए, एकदम बड़ा तगड़ा घर चाहिए मेरे को। तो मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? तो मार्केट वालों ने कहा कि भाई तू 10 करोड़ खर्च करेगा तो तेरे को उस टाइप का बंगला मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपया रहा तभी मुझे वो बंगला मिल सकता है। तो अगर मतलब कि अगर मुझे वो बंगला चाहिए तो मुझे मिनिमम 10 करोड़ तो होना चाहिए ना मेरे पास, तो उसके बिना तो मिल नहीं सकता वो बंगला। ठीक है, तो ये जो 10 करोड़ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू ऑकर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया ये लाइन? ठीक है, अब देखो क्या है कि मैं तो भिखमंगा तो हो नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाई एकदम ये बैठा हूँ भाई, भिखारी बैठा हूँ भाई, 1 रुपया नहीं है जेब में, ऐसा तो नहीं है। मेरे पास भी तो कुछ तो होंगे ना जेब में, कुछ पैसे। तो मान लो कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए है एकदम जेब में, अभी तगड़ा तगड़ा 2 करोड़ का नोट लेकर के घूम रहा है एकदम जेब में। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी 2 करोड़ है।
तो अब मेरे को एक्स्ट्रा पैसा कितना चाहिए भाई? मतलब 2 करोड़ तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना चाहिए? तो इसको घटाएंगे तो अपने को 8 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए ना। मतलब मेरे पास 2 करोड़ तो ऑलरेडी है, मुझे 8 करोड़ का जुगाड़ करना पड़ेगा। हो सकता है भाई मैं किसी को उधार दे रखा हूँ पैसा, मांगूंगा उससे, बैंक में जाकर के मांगूंगा पैसा, किसी और आदमी से पैसा मांगूंगा। तो ये 8 करोड़ जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए ना, इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे चाहिए, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है? इस ग्राफ को अगर तुम देखोगे तो ये ग्राफ क्या है? एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है? कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है उसका ग्राफ है। देखोगे ध्यान से ना, तो ये अपना ए जो पार्ट है ये क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है? और बी क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है? तो जो रिएक्टेंट है, मान के चलो यहाँ पे रिएक्टेंट 0 था। ठीक है? तो कितना मिनिमम चाहिए? इतना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए ना। तभी देख रहा हो ये जो पार्ट होता है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसको एक तरह से हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है? या फिर वो, क्योंकि कम से कम यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा तभी जाकर के वो पार कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग को किसी, लेट से हम लोग अभी 11th क्लास में, ठीक है, हम लोग को अगर 12th क्लास में जाना होगा, तो हम लोग को 11th का एग्जाम पास करना पड़ेगा ना भाई। 11th का एग्जाम में मान के चलो स्कूल वाला बोलता है कि 35% लाओ तब पास कर पाओगे, तो हमें कम से कम 35% लाना पड़ेगा। कम से कम एग्जाम पास करना पड़ेगा, तब हम लोग दूसरे क्लास में जा पाएंगे। ठीक है? तो वही चीज है कि रिएक्टेंट को कम से कम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जाने के लिए उसे जितना एनर्जी चाहिए, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि मैं ऊपर आप लोगों को समझा दिया हूँ। ठीक है? समझ में आ गया आप लोग को? तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो कि ये जो पार्ट है ना, यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी था पहले से। देखो, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतना एनर्जी था पहले से। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी कितना बचा? एक्स्ट्रा एनर्जी तो ये रहा, ये अपना एक्स्ट्रा एनर्जी था। इतना एक्स्ट्रा चाहिए ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। तो आई होप सो आप लोग को इस एग्जांपल की मदद से ये ग्राफ का अच्छे से फील आ गया होगा, ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है? आगे क्या बोलती है एनसीईआरटी? आगे का लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो आगे एनसीईआरटी बोलती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सबके पास सेम नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो। हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के पास कम काइनेटिक एनर्जी हो, किसी के पास ज्यादा एनर्जी हो। ठीक है? सबके पास जरूरी तो नहीं है सेम हो। तो इसको बहुत अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझाया किसने? बोल्ट्जमैन साहब ने और मैक्सवेल साहब ने मिलकर के इसका बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है? कैसे समझाया? यहाँ पे ग्राफ देखोगे, एक और ग्राफ है अपना। ठीक है? इस ग्राफ पे अगर तुम नोटिस करोगे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है, यानी कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है। ठीक है? लेट्स से यहाँ पे 0 मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। ठीक है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है। और ये वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है। लेट्स से ये 1 जूल है, 2 जूल है, 3 जूल, एग्जाम्पल की वजह से बता रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे तुम देखोगे कि इधर तुम देखोगे ना, तो 1 मॉलिक्यूल के पास 1 जूल एनर्जी है, 2 मॉलिक्यूल के पास 1.5 जूल मान के चलो एनर्जी है, तीन के पास 2 जूल एनर्जी है। तो ये चीज एक तरह से बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी है, वो इस ग्राफ से अपने को पता चलेगा। ठीक है? एग्जाम्पल की तरह से मैं आपको समझा रहा था। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का वर्ड। ठीक है? तो लेट इसका भी मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को फील दिलवाऊं। तो यार देखो, मान के चलो कि अपने पास एक क्लास है जिसमें 10 बंदे हैं। ठीक है? एक क्लास में 10 बंदे, 10 बंदियां हैं। ठीक है? 10 लड़के, 10 लड़के एक क्लास में मान के चलो। ठीक है? तो उसमें से 10 में से 5 लोग ऐसे थे जिनके पास, जिनका एग्जाम में 90% मार्क्स आया। ठीक है? 5 लोग ऐसे थे जिनका एग्जाम में 90% मार्क्स आया। 2 लोग ऐसे थे जिनका एग्जाम में मान के चलो 95% मार्क्स आया। ठीक है? 3 लोग ऐसे थे जिनके पास कितना आया? 60% ही मार्क्स आया। ठीक है? एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ना कि मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया? मैक्सिमम स्टूडेंट के पास 90% मार्क्स आए। तो वही चीज होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 90% होगा, एग्जाम्पल की तरह मैं बता रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल के पास होती है। ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक का पार्ट? अब एक और ग्राफ देखने को अपने को मिलता है इसमें। यार ये जो आरएनएस इक्वेशन वाला जो पार्ट है, इसमें ग्राफ बहुत ज्यादा है, तो आप लोग ग्राफ अच्छे से ध्यान देना, ग्राफ को अच्छे से समझना। ठीक है? इस ग्राफ में कुछ नहीं किया, ये जो पार्ट है ना, इसको उठा करके नीचे ले आया पहले तो। ठीक है? ये वाला पार्ट देख रहे हो ना आप, ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो अपन पार्ट देख रहे हो, ये सॉरी, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वही पार्ट है जो कि दिखाया था मैं आपको। ठीक है?
ये जो ऊपर वाला ग्राफ है उसी वाले पार्ट को यहाँ पे ऊपर में दे रखा है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है ना कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ ऐसा अपना ये था ना, ये जो कहीं ना कहीं अपना जो ग्राफ ऐसा था, ये ग्राफ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा घसक के आगे चल जाएगा। तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे लेट से पहले एक्स अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी था, तो वो एनर्जी देखोगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्स अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल के पास अब एनर्जी ज्यादा आ गया है, ठीक है। एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा आ गया एनर्जी। तो वही चीज इस ग्राफ से बताना चाहता है कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वही चीज यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा या फिर थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा खिंचा जाएगा ग्राफ आगे की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला ग्राफ आप लोग को, ठीक है। अगला चीज क्या होता है भाई, यहाँ पे एक और इक्वेशन दे रखा है अपना। ये जो इक्वेशन है ये ऊपर वाले इक्वेशन से ही डिराइव कर दिया गया है, ठीक है। कैसे मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। अपना इक्वेशन ऊपर क्या था, के बराबर क्या था, ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी था, माइनस ई अपॉन आर टी था, ठीक है। ये ऊपर इक्वेशन था अपने पास, ठीक है। जो ऊपर इक्वेशन अपन पढ़े थे ना अरेनियस कॉन्सेप्ट का, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, के की जगह क्या आ जाएगा, एल एन के आ जाएगा। ये बराबर क्या आएगा, एल एन ए आएगा, एल एन ए। और ये क्या होगा, एल एन ए, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक मैं कैसे आपको करवा रहा हूँ ये तो आप लोग को समझ में आया होगा ना। अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं भाई, हम लोग बेसिक मैथ में एक चीज पढ़ते हैं कि एल एन ए टू द पावर एन बराबर क्या होता है, एन एल एन ए होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ते हैं ना। तो इसी तरह माइनस ई अपॉन आर टी को आगे ले जाओ तुम, तो क्या आएगा, एल एन के बराबर क्या आएगा, एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा, इंटू एल एन ई आ जाएगा। अब एल एन ई क्या होता है, एल एन ई का वैल्यू होता है वन, एल एन ई का वैल्यू वन होता है। तो वही चीज है ना, इसी चीज को, ये जो इक्वेशन अपने को ऑब्टेन हुआ, इसी इक्वेशन को देखो यहाँ पे लिख रखा है, एल एन के बराबर क्या है, एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। समझ में आ गया कैसे दिखा रहा है अपने को, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसी से ग्राफ बनाया है, इसी से ये ग्राफ अपने को बनाया गया है। यहाँ ग्राफ में एक्स, अगर हम लोग वाई एक्सिस में के ले लेते हैं, ठीक है, अगर इस चीज को हम लोग वाई एक्सिस में ले रहे हैं, एल एन के को, तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में अगर हम लोग वन अपॉन टी ले रहे हैं, वन अपॉन टी को अगर हम लोग एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, y बराबर एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो m क्या आएगा, यानी स्लोप क्या आएगा, माइनस ई अपॉन आर आ जाएगा। स्लोप क्या आ गया, माइनस ई अपॉन आर आ गया। और इंटरसेप्ट क्या होगा, एल एन ए होगा, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, एल एन ए हो गया, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया आई गेस, ठीक है। अब अगला एक और इक्वेशन है यहाँ पे एनसीईआरटी, देखो अगर ये दो टेम्परेचर, यहाँ पे तो हम लोग एक ही टेम्परेचर लिए थे, ये पाई आर टी एक ही टेम्परेचर लिए थे। अगर हम लोग दो टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, अगर दो टेम्परेचर के केस में रहा, तो कैसे सॉल्व होगा वो चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। दो टेम्परेचर के केस में कैसे करेगा ये क्वेश्चन काम करेगा। तो देखो दो टेम्परेचर केस में कैसे काम करेगा ये। तो लेट से पहला इक्वेशन, ठीक है, जब टेम्परेचर T1 था तो उस केस में क्या था, K1 था अपना, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या था, K1 था, तो एल एन K1 बराबर क्या हो जाएगा अपना, माइनस ई ए अपॉन आर आर टी वन, माइनस ई ए अपॉन आर टी वन प्लस एल एन ए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, दूसरा इक्वेशन बोलता है अगर हम लोग क्या लेते हैं T2, अगर T2 लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन के टू हो जाएगा। तो एल एन के टू क्या होगा, माइनस ई अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए, ये चीज है। अब तुम वन माइनस टू करोगे, वन माइनस टू, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करोगे, ठीक है। या फिर इक्वेशन टू से इक्वेशन वन घटा दो, एनसीईआरटी इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन किया है। तुम इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करोगे तो इसको क्या आ जाएगा, एल एन के टू माइनस के वन माइनस एल एन के टू माइनस एल एन के वन बराबर क्या आएगा, माइनस ई अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए माइनस ऑफ माइनस ई अपॉन आर टी वन प्लस एल एन ए, ठीक है। अब यार तुम बच्चे तो हो नहीं, इतना तो सॉल्व करने आता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल एन ए से एल एन ए कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से अपना निकल जाएगा, मतलब ये इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके अपना जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके अपना इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा,
ln K2 माइनस K1 बराबर क्या होगा, ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई अपॉन आर टी टू आ जाएगा, ठीक है। ई अपॉन आर टी वन माइनस ई अपॉन आर टी टू आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके ये आ जाएगा अपना इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग जब ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2.303 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन अपने को ऑब्टेन हो जाएगा। तो आई गेस आप लोग को ये चीज याद रख लेना, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। अब मैं पूरा डेरिवेशन करके अगर आप लोग बोले तो दिखाई दूंगा, चलो दिखाई देता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए ना, इसके आगे का मैं डेरिवेशन दिखा देता हूँ, क्या हो जाएगा ये। ln k2 माइनस k1 को हम लास्ट टाइम में आपको बताया था ना, इसको हम लोग ln k2 अपन k1 लिख सकता हूँ मैं, k2 अपन k1 लिख सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी टू, ई अपॉन आर टी टू प्लस ई अपॉन आर टी वन हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया ना, अपॉन आर टी वन हो जाएगा, ठीक है। अब भाई कट मत कर देना दोनों को, क्योंकि यहाँ पे टी टू और यहाँ पे टी वन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ई अपॉन आर को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली ई अपॉन आर को अगर हम लोग कॉमन करके बाहर निकाल देंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा वन अपॉन माइनस ई, सॉरी माइनस ई अपॉन आर को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन आ जाएगा, वन बाई टी वन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास देखो ये वाला इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ नहीं करो भाई, डेरिवेशन आप लोग के काम का है नहीं, आप लोगों को सिंपली ये चीज ध्यान रख लेना, ये इक्वेशन जो दे रखा आपने, ठीक है, इसी इक्वेशन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये जो इक्वेशन है इससे सबसे ज्यादा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में इसी से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स इसी से देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। तो स्टार्ट आगे बढ़ते हैं अपन आगे। अगला जो चीज है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और ये अपना लास्ट थिंग है, इसके अलावा कॉलिजन थ्योरी एक आता है, ठीक है, छोटा सा, और कुछ नहीं, बाकी समरी भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, बता दूंगा ना। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या बोलती है, ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है, बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, विदाउट इटसेल्फ गोइंग परमानेंट चेंज। यानी कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज कर देगा, लेकिन कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, समझ रहे हो, कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ तुम लोग को, देखो देखो कैटलिस्ट क्या करती है, तुम्हारा कैटलिस्ट जो अपने लेट से कैटलिस्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिएक्टेंट के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, रिएक्टेंट के साथ बाइंड करेगा और अपने को क्या देगा, अपने को देगा कैटलिस्ट प्लस प्रोडक्ट देगा। यानी कैटलिस्ट तो जैसा था वैसा ही रह गया, कैटलिस्ट जैसा था वैसा ही रह गया, बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट तो चेंज होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कैटलिस्ट जैसा था वैसा ही रह गया, ठीक है, कैटलिस्ट जो जैसा था वैसा ही रह गया। वही चीज एनसीईआरटी यहाँ कहती है कि विदाउट एनी चेंज, कोई कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है एनसीईआरटी की KClO3 है ना, इसको जब हम लोग डिकम्पोज करवाते हैं तो उसमें MnO2 का यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चार चांद वाली बात है। चार चांद वाली बात क्या है, देखो पहले के टाइम में ना लोग कैटलिस्ट को मानते थे कि कैटलिस्ट दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होती है नेगेटिव कैटलिस्ट। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे वो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे वो होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पहले के टाइम ऐसा बोला जाता था, अब नहीं, पहले, आज से कुछ साल पहले तक ये चीज बोला जाता था। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है कि अब हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए उसी को सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट बोलेंगे। अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन घटा रहा है तो वो कैटलिस्ट नहीं कहलाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर वो कम कर रहा है तो वो कैटलिस्ट नहीं कहलाएगा भाई, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना इनहिबिटर भाई साहब कहलाएगा, समझे। वो क्या कहलाएगा, इनहिबिटर कहलाएगा। समझ में आया ये वाला पार्ट। अब देखो कैटलिस्ट काम कैसे करता है, ये तो मैं ऐसे ही बस सिंपली आप लोगों को बता दिया कैटलिस्ट काम कैसे करता है। ये हम लोग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई अपने पास रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा ना, कैटलिस्ट सबसे पहले रिएक्टेंट के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, आरसी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी रिएक्टेंट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। आरसी कॉम्प्लेक्स बना दिया, रिएक्टेंट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, पीसी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीसी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पीसी कॉम्प्लेक्स है ना, ये काफी ये है मतलब अनस्टेबल है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, तो ये टूट जाता है किसमें, प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट में टूट जाता है। क्या टूट जाता है, प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कैटलिस्ट जो था वो एज इट इज तो मिल ही जाता है, लेकिन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे कहती है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, टेम्पररी बॉन्ड बनाता है। जो कैटलिस्ट है ना, ये टेम्पररी बॉन्ड बनाता है रिएक्टेंट के साथ, है ना। यहाँ देखोगे फॉर्मिंग टेम्पररी बॉन्ड विथ रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट जो ये था ना, ये इंटरमीडिएट था पीसी कॉम्प्लेक्स का इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये ट्रांजिटरी होता है, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए होता है। और ये डिकम्पोज करके क्या देता है अपने को, प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट दे देता है, डिकम्पोज करके क्या देता है, प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट दे देता है, ठीक है। ये सेम चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर जो होता है बायोलॉजी का, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं ये सेम चीज, ठीक है, सेम ही चीज पढ़ते हैं इसको, ठीक है।
अभी अगला चीज क्या बोलती है एनसीईआरटी की भाई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता कैसे है। तो जैसा याद करो हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़े, लास्ट अभी जस्ट पिछले वाले पेज में हम लोग पढ़े एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अगर अपने पास 10 करोड़, अगर ये मेरे को 10 करोड़ का बंगला चाहिए, ठीक है, 10 करोड़ का बंगला चाहिए तो मेरे को 8 करोड़ एक्स्ट्रा रुपया चाहिए था, ठीक है। अब लेट्स से कोई कैटलिस्ट है, कोई दलाल आया, ठीक है, कोई दलाल आया बोला कि भाई मेरा उस आदमी के साथ बातचीत है, ठीक है, मैं थोड़ा सस्ता में जुगाड़ करवा सकता हूँ तुम्हारा, मैं 10 करोड़ की जगह 8 करोड़ में ही काम करवा दूंगा, 10 करोड़ की जगह मैं 8 करोड़ में ही बात बनवा दूंगा। तो भाई अगर 8 करोड़ में वो बात बनवा देगा, 2 करोड़ तो ऑलरेडी मेरे पास है, मतलब मेरे को 6 करोड़ ही एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे 6 करोड़ ही एक्स्ट्रा चाहिए ना। तो जो कैटलिस्ट होता है वो यही काम करता है, वो अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा कम करवा देता है। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम करवाएगा, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ये बात? ठीक है। और वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं तो अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है अपना, बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है। अभी अगला चीज क्या होता है ना, अगला चीज एनसीईआरटी बोलती है कि जो कैटलिस्ट होता है बहुत छोटा अमाउंट में ही कैटलिस्ट डालने पे वो रिएक्शन, बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाता है। मतलब छोटू सा कैटलिस्ट, बहुत कम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट डालेंगे तब लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अपना। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो गिव्स फ्री एनर्जी को कोई भी अल्टर नहीं करता है, डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी। क्यों नहीं करता भाई, इसको थोड़ा फील करते हैं, क्यों नहीं करता, कि क्यों नहीं करता, बस सोचो। देखो क्या होता है, गिव्स एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है यानी कि उसको पाथ पे डिपेंड नहीं करो, तुम किसी भी पाथ से जाओ उसको कोई मतलब नहीं है उससे, वो बस फाइनल और इनिशियल चीज पे देखता है। फाइनल चीज क्या है, प्रोडक्ट है, इनिशियल चीज क्या है, रिएक्टेंट है। लेट्स से एक्स गिव वाई है, उस केस में फाइनल चीज क्या है, वाई है, इनिशियल चीज क्या है, एक्स है। ठीक है, यही चीज देखता है स्टेट फंक्शन। तो गिव्स फ्री एनर्जी के लिए क्या मैटर करता है, वाई और एक्स मैटर करता है। ठीक है। अब कैटलिस्ट जो होता है, क्या वो प्रोडक्ट को अल्टर कर देगा क्या? क्या अगर हम लोग उसमें एक्स के जगह एक्स, सॉरी, अगर हम लोग एक्स के साथ कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो क्या वो वाई की जगह जेड दे देगा क्या? क्या वो प्रोडक्ट की जगह कुछ और दे देगा क्या? नहीं देगा ना। देगा तो वही प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए, बस रेट ऑफ रिएक्शन ही तो फास्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी ही तो कम करता है। फाइनल चीज तो वही है, फाइनल प्रोडक्ट तो वाई है, इनिशियल चीज तो एक्स ही है। तो इसीलिए भाई चेंज तो आया ही नहीं कुछ इनिशियल और फाइनल चीज में, और जब इनिशियल और फाइनल चीज में चेंज नहीं आया तो स्टेट फंक्शन में कहाँ से चेंज आ जाएगा भाई। तो इसीलिए गिव्स फ्री एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता है कैटलिस्ट की वजह से। समझ में आया? एक और चीज क्या बोलती है कि भाई ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट। ठीक है, हम लोग ये चीज इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। हाँ, ये करता है कि वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करवा देता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा तो जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अगर कैटलिस्ट तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन को लेट्स से फॉरवर्ड रिएक्शन था ना, अगर कैटलिस्ट की वजह से दुगना हो जा रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी दुगना ही होगा। ठीक है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा। समझ में आया ये चीज आप लोग को? आई होप सो आप लोग का ये वाला पार्ट क्लियर होगा यार, कमेंट में जरूर बताना कि ये पार्ट कैसा लगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ माइंड में, ठीक है, फील आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अपन आते हैं कॉलिजन थ्योरी पे। कॉलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, किसने दिया था, मैक्स त्रॉन साहब ने दिया था और विलियम लेविस साहब ने दिया था। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी को। ठीक है, किस पे बेस्ड था ये, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेस्ड था जो कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, कोलिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो अपना रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो क्या होता है, हार्ड स्फीयर की तरह होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो होता है वो हार्ड स्फीयर होता है। ठीक है, एकदम तगड़ा वाला स्फीयर के जैसा होता है। ठीक है, वो चीज रखा, रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है, हार्ड स्फीयर के जैसा माना जाता है। और क्या होता है ना कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तब होगा, यानी रिएक्शन तब होगा अगर वो क्या होगा, दो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा, आपस में कोलाइड करेगा। ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, अगर आपस में टकरा जा रहा है, ठीक है, अगर आपस में टकरा जा रहा है तो ये आपस में टकरा करके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, ये आपस में टकरा करके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो वही चीज यहाँ पे कहती है। ठीक है, अब ये चीज है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी नाम का एक टर्म आता है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो लेट्स से कि पूरा इतना बड़ा कंटेनर था अपने पास। ठीक है, ये इतना बड़ा कंटेनर जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है अपना, ये कंटेनर जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक किसी यूनिट वॉल्यूम पे, लेट्स से इतना इतना यूनिट वॉल्यूम पे, किसी गिवन यूनिट टाइम पे, ठीक है, एक यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जितने रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं गिवन गिवन वॉल्यूम और गिवन टाइम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है,
तो उसका कुछ नहीं किया, ऊपर जो अपना इक्वेशन था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जो अपने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर दिया, रेट बराबर जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। वहां पे हम लोग क्या लिए थे, रेट, रेट था ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी था ना। अब वो क्या कह दिया ना कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे उतने ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, उतने ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या कर दिया, ए के जगह जेड को डाल दिया, जेड मतलब जितने ज्यादा टकरा रहे हैं, ठीक है, उस चीज को डाल दिया यहाँ पे। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ। अगला चीज क्या होता है ना भाई, अगला चीज क्या होता है कि देखो, तुम्हारा जो ये होता है मतलब सिंपल रिएक्शन होता है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन में टकराए प्रोडक्ट बनाए, अच्छी बात है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ना उस केस में ये इतना आसान नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसमें इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा करके प्रोडक्ट दे देंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केस में जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा करके प्रोडक्ट देंगे ही देंगे। क्यों? देखो, आखिर डिपेंड किस पे करता है, वो पहला चीज तो डिपेंड करता है कि उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना तो चाहिए। अरे एटलीस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी होना तो चाहिए। मुझे बंगलो चाहिए तो एटलीस्ट 10 करोड़ होना तो चाहिए मेरे पास, तब तो होगा। और दूसरा क्या होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों चीज रहा तभी जा करके वो क्या होगा, कन्वर्ट हो पाएगा, तभी वो कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। अभी देखो, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट तुम लोग को समझ में तो आ गया होगा अच्छे से, आई होप, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या कहता है, ओरिएंटेशन क्या, अब ये क्या बला आ गई है, इस चीज को आप लोग को फील करवाता हूँ मैं, ओरिएंटेशन अब ये क्या बला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं ना ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में। तो SN2 रिएक्शन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं भी पढ़े हो तो अभी समझ लो, आगे तुम पढ़ोगे ही SN2 रिएक्शन, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिमाग में फिट कर लो ये चीज और क्लियर हो जाएगा, फील आ जाएगा उस टाइम। तो SN2 रिएक्शन के केस में हम लोग क्या जानते हैं कि अपने पास RX रहता है, इस पे क्या किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बना दिया, RNU बना देता है, RNU बना देता है, ठीक है, ठीक है, RNU बना देता है ना। और अपना जो X नेगेटिव है, जो हेलोजन है, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है चुपचाप, ठीक है। तो बात ये है यहाँ पे, इसको तुम समझोगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अगर तुम ऑर्गेनिक पढ़ो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या ये इस साइड से अटैक कर सकता है क्या? ये देखो, ये जो R है यानी अल्काइल ग्रुप है, ये रिएक्टेंट नहीं है भाई, ये अल्काइल ग्रुप है, इतना ध्यान रखना। अल्काइल ग्रुप का एक आगे वाला साइड है, एक पीछे वाला साइड है, एक आगे वाला साइड है, एक पीछे वाला साइड है, ठीक है। ये वाला पार्ट है आगे वाला पार्ट, ये पार्ट है पीछे वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या वो आगे साइड से अटैक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो हेलोजन जो होता है ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। और जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें भी माइनस साइन लगा, या फिर ये, इसका मतलब ये भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में तो रिपल्सन करेंगे, तो ये तो मार के भगा देगा हेलोजन्स को कि भाग यहाँ से मत आ। तो ये आगे साइड से तो अटैक नहीं कर सकता। यानी कि अगर इसका ओरिएंटेशन आगे से रहा तो क्या ये प्रोडक्ट देगा? नहीं देगा। तो इसका ओरिएंटेशन कहाँ से होना चाहिए, पीछे से होना चाहिए, ठीक है। पीछे से अटैक करेगा तो देखो पीछे तो हेलोजन है नहीं, उसको कोई भी तरह का रिपल्सन नहीं मिलेगा। तो पीछे से अटैक करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आप लोग को ओरिएंटेशन वाला फील समझ में आया। ओरिएंटेशन क्या कहना चाहता है, ओरिएंटेशन का समझ में आया, क्या होता है ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरा पॉइंट पता चल रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को, अगर किसी भी रिएक्टर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला चीज उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है वहां पे, कि ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे ही वो अटैक करेगा तभी जाकर के बन पाएगा, ठीक है। तो वो जो, अब अगला क्या बोलती है एनसीईआरटी, जो प्रोबेबिलिटी है। अब देखो कॉलिजन तो काफी, ये जो जेड था ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। लेट से 1000 पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड किए, तो 1000 में से कितने पार्टिकल इफेक्टिव कॉलिजन कर रहे हैं, कितने पार्टिकल सच में कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन का ये बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर का जो इक्वेशन था ना, इसको पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन अपने को देखने को मिलता है, देखो। बात सिंपल सी है कि यार आप लोग को सब कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। ये जो ऊपर हम लोग पढ़े इक्वेशन, एक ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चार चांद लगा लो ये इक्वेशन पे।
सबसे ज्यादा अगर एक्टिवेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ही पूछने का चांस है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो इसी से ही पूछने का चांसेस, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, ये वाला पार्ट, दूसरा चीज क्या था, ये वाला जो पार्ट था ना अपना, ये वाला एलन वाला पार्ट, ठीक है। ये सब वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ये दो चीज है जिससे क्वेश्चन पूछने का सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है। बाकी तो आप लोग को एक एक बार पढ़ करके समझ लेना क्या कहना चाह रहा है, कि हाँ हाँ ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद करने की जरूरत है नहीं ना। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन अपने को मिला, इसमें तुम देखोगे कि पी क्या होता है, पी अपना प्रोबेबिलिटी होता है। जेड ए बी क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या होता है, उतने मॉलिक्यूल जो कि एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है, ठीक है। तो ये चीज अपना पूरा का पूरा कॉलिजन थ्योरी था, ठीक है। अब देखो कॉलिजन थ्योरी का कुछ ड्रॉबैक भी था। पहला चीज कि अपने जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ये एक हार्ड स्फेयर है, ठीक है। रिएक्टेंट जो होता है उसका मॉलिक्यूल एक हार्ड स्फेयर के जैसा होता है, लेकिन वो गलत है, ठीक है, वो चीज गलत है। तो ये क्या था, इसका ड्रॉबैक था, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है भाई। अब मैं आपको समरी भी बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी समरी से भी क्वेश्चन उठ करके आ जाता है। समरी क्या कहता है, अभी जितना कुछ भी अपन पढ़े उसी चीज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं समरी की मदद से। तो समरी कहता क्या है भाई, समरी कहता है सबसे पहला चीज, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन रेट, इफेक्ट ऑफ वेरियस वेरिएबल, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में क्या करते हैं, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसका रेट के बारे में पढ़ते हैं, उसका इफेक्ट किस किस की क्या क्या चीज उसको, उसका रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हम लोग पढ़े ना एक्टिवेशन एनर्जी के केस में। तो ये सब कुछ हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अगला चीज क्या बोलता है अपना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि किसी गिवन टाइम में कितना कंसंट्रेशन घट रहा है, किस रेट से कंसंट्रेशन घट रहा है और किस रेट से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा दो तरह का होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है जो कि पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है, और एक एवरेज रेट होता है जो कि क्या होता है, लार्ज इंटरवल में होता है, ठीक है। अगला चीज क्या रखा भाई, काफी सारे फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। दूसरा चीज होता है, अगर हम लोग कंसंट्रेशन के साथ अगर हम रिप्रेजेंट करें रेट ऑफ रिएक्शन का, तो वो रेट लॉ कहलाता है, ठीक है। मैथमेटिकल अगर हम लोग इक्वेशन निकाले रेट ऑफ रिएक्शन को, तो क्या कहलाएगा, रेट लॉ कहलाएगा। रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। भाई जो जो चीज मैं आपको पढ़ाया हूँ सेम चीज ही रिपीट हो रहा है, आप लोग को रिवाइज हो रहा होगा यहाँ से, ठीक है। काफी अच्छा तरीका है इससे रिवाइज करने का। अगला चीज क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तुम्हारा जो रिएक्टेंट का पावर लगता है रेट लॉ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और सारा का सारा क्या होता है, पावर का सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, पावर का सम कहलाता है, ठीक है। अगला चीज क्या, रेट कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट बेसिकली प्रोबेबिलिटी फैक्टर है तुम्हारा, ठीक है। रेट लॉ में कि जो ये होता है, मतलब एक तरह से कांस्टेंट जो होता है या फिर प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। रेट लॉ की मदद से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। जबकि मोलिकुलरिटी क्या होता है तुम्हारा, मोलिकुलरिटी के बारे में बात किया तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए इसको हम लोग लेते हैं। पहले मैं आपको बताया था कि ऊपर एनसीईआरटी का लाइन दे रखा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मोलिकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है, मोलिकुलरिटी इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। किसके केस में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में। तो सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलरिटी किसके लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। उसका वैल्यू एक से लेकर के 3 तक होता है। मैं आपको बताया था कि 3 से ज्यादा मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा होगा उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और ऑर्डर फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर फ्रिक्शन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, ठीक है। अभी बाकी आरएनएस इक्वेशन में बात है, जो अभी हम लोग पढ़े जस्ट अभी, वो क्या होता है, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, जहाँ पे ई अपना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, और अगला चीज क्या देखा अपने को, कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा अपना, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी घटाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है, ठीक है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट, है ना। अगला चीज क्या है भैया, कि कोलिजन थ्योरी के, कोलिजन हम लोग क्या पढ़े, पी जो था अपना, ये स्टेरिक फैक्टर कहलाता है, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर कहलाता है। और इससे अपना इक्वेशन क्या होता है, पी के बराबर क्या होता है, पी जेड ए बी ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो जो चीज मैं आपको जितना कुछ भी आप लोग को समझाया हूँ भाई, उसी चीज को समरी में यहाँ पे एनसीईआरटी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट आई होप सब तो क्लियर होगा यार।
देखो पहली बार मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो मेरे को, मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कुछ चीज। कमेंट में जरूर बताना भाई, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और कुछ कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ तो ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करना, कुछ भी आप लोग बता सकते हो, आप लोग को कुछ भी अगर कमी लगा हो तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टाइम मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगला जो संग्राम सीरीज होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी चैप्टर पे होगा। तो वहां मैं एक पोल डाल रखा हूँ, ठीक है, अपने कम्युनिटी सेक्शन पे एक पोल डाल रखा हूँ। वहां पे आप बता देना कौन सा चैप्टर का आप लोग को सबसे पहले चाहिए, ठीक है। लाइक केमिकल बॉन्डिंग चाहिए, पीरियोडिक टेबल चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए तो कमेंट में बता देना आप लोग, ठीक है। मैं उस चीज पे सबसे पहले उसका बना दूंगा, उस चैप्टर का मैं बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।